हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और क्लास में। आज हमें पढ़ना है मैक्सवेल वक्र के बारे में। मैक्सवेल जो बोल्ट्जमैन वक्र था उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा था। आर्हेनियस की थ्योरी बोल सकते हो, आर्हेनियस की इक्वेशन बोल सकते हो। इन्होंने क्या बताया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र ने हमें बताया, बोल्ट्जमैन वक्र यानी कि दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैक्सवेल और एक बोल्ट्जमैन। उन्होंने मिलकर के एक वक्र दिया। वक्र का मतलब क्या होता है? एक ग्राफ दिया। ग्राफ के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें बताई, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट में क्या बताया? जब उन्होंने ग्राफ बनाया, सबसे पहले उन्होंने क्या पाया? हम बेसिक वो देखते हैं, उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे देखो, अभी वो भी हम समझेंगे। ये इस तरीके से था। इधर तो लिया इन्होंने अणुओं का अंश, ठीक है। इधर इन्होंने अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को लिया था। अणुओं का अंश अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को लिया था। जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो पहले तो ग्राफ ऐसे जा रहा था। फिर से देखते हैं, पहले तो ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने फिर से ग्राफ मतलब दूसरा टेम्परेचर, जब इन्होंने टेम्परेचर पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाया, जितना भी टेम्परेचर लिया हो ये तो क्लियर नहीं है। फिर उन्होंने टेम्परेचर को कितना किया? 10 अधिक किया, यानी कि 10 बढ़ा दिया। तब क्या देखा गया? तब देखा गया ये ऐसे व्यवस्थित हो जाता है। तो जो इतने कण थे, जो हमने ग्राफ को इस तरीके से किया, तो जो ये कण थे, पहले तो सिर्फ इतनी थी अणुओं की गतिज ऊर्जा, वो सभी हम देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? ये टोटल हो गई, यानी कि दुगनी लगभग देखने को मिली। तो ये सारी बातें इस ग्राफ में बताई। चलो अब हम विस्तार से इसे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग कर अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य वक्र बनाया। सबसे पहले इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बेसिक सी थ्योरी है। कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देखो, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल दो साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया? सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब क्या होगा? ग्राफ वगैरह ऐसी सारी चीज़ों, या फिर हम बोल सकते हैं रचना वगैरह से रिलेटेड कुछ उसकी, और वो बोल सकते हैं स्टैटिक्स के वगैरह, ये सारी चीजें, इन सब का प्रयोग करके क्या किया? अणुओं की गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा, जो अणु थे उनमें जो हमें ऊर्जा देखने को मिल रही थी वो भी कैसी? गतिज ऊर्जा। देखो, जैसे कि हमने एक बॉल को उछाला, क्लियर बात हुई? एक बॉल को हमने उछाला, ठीक है। पहले वो बॉल हमारे हाथ में हो सकती है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसे उछालें। जब हम इसे उछाल रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रुकेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मतलब यहाँ से जब हमने इसे उछाला, यहाँ से हमने इसे उछाला तो ये कुछ स्टॉप हुआ होगा, फिर से आया होगा, चाहे वो नैनो सेकंड के लिए क्यों ना स्टॉप हुआ हो। जब हमने इसे उछाल रहे हैं, पहले तो ये स्थित है, देख सकते हैं आप, स्थित है। जब हमने इसे उछाला तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। फिर जो ऊपर पहुंच रहा है वहां पे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्टॉप हो गई, यानी कि गतिज ऊर्जा वहां पे स्टॉप हो रही है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। फिर से ये आ रहा है, फिर से क्यों आ पा रहा है? क्योंकि इसके पास में स्थितिज ऊर्जा है, जिसके कारण ये नीचे आ सकता है और इसे ग्रेविटी क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आई होप आप समझ पाए हैं। बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे क्यों आया? क्योंकि इसके पास में एक ऊर्जा है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा है, जो कि गतिज ऊर्जा से कन्वर्ट हुई है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो वही वाली बात हो रही है कि गतिज ऊर्जा जो पहले स्थितिज थी, ऊपर उछाला तो वो जो गतिज बन रही थी, यानी कि जो ऊपर जा रही है, जो गति आ रही है, विन्यास जो हो रहा है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों? गतिज ऊर्जा होगी। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखो, अणुओं के अंश, यानी कि जो अणु थे उनके बीच में और उनकी गतिज ऊर्जा जो हमें मिल रही थी, उस दोनों के बीच में क्या बनाया हमने? ग्राफ बनाया। तो क्या देखा गया? देखा गया वक्र का शीर्ष, या फिर हम इसे शीर्ष ही बोल लेते हैं, चलो, या फिर बोल सकते हैं आप पोल, टॉप पोल पे ऐसे कुछ शीर्ष ही बोलते हैं, चलो ठीक है। शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि जो हमारा वक्र जो था ना, यहाँ पे देखो,
जो इस तरीके से है यूं, जो टॉप वाला पॉइंट होगा, पॉइंट टॉप का, किसी भी ग्राफ का टॉप वाला जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। और वो क्या बता रहा होगा, हमारी अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बता रहा होगा। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर। अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि इस वाले पॉइंट पर देखो, ये सारे जो और जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, या फिर आप कहीं भी यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो कम ही होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप पे तो ये है। जब ये टॉप पे है तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देखने को मिलेगी वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगी। तो सारे के सारे कणों की जो ऊर्जा है वो इससे तो लेस देन ही होगी। क्लियर बात हुई। अब देखो, जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन होता होगा, एक इस तरीके से होगा, आपके नहीं होता तो यहाँ देखो इस तरीके से होता है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई बच्चा थर्ड आता है तो वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, सेकंड आता है वो यहाँ पे खड़ा होता है, फर्स्ट वाला यहाँ पे खड़ा होता है। ऐसा कुछ होता है, आपने टीवी में देखा होगा, फोन में देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा। 1 2 3 इस तरीके से खड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसके तो मार्क्स कम थे, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, पढ़ाई वगैरह, कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट में कुछ हो सकता है। इसके मार्क्स इससे कम थे, इसके थोड़े ज़्यादा थे, इसके ज़्यादा थे, इसके सबसे ज़्यादा थे, यानी कि टॉप पर था ये। तो वही वाली बात यहाँ पे टॉप पे है, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा देखने को मिल रही है सर्वाधिक देखने को मिल रही है, यानी कि अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर। आगे देखो, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित हो जाता है तथा वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। ये थ्योरी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब ग्राफ देखा गया वो इस तरीके से था, जब टेम्परेचर को 10 बढ़ा दिया गया, यानी कि अगर 100 था, एग्जाम्पल है सिर्फ 100 था, यदि उसमें 10 की वृद्धि की यानी कि 110 जब कर दिया गया, तब क्या हुआ, हमारे जो देखने को मिल रही ग्राफ वो क्यों कैसा मिला, यानी कि इस तरीके से मिला, जो यूं हमें दिखाई दिया, दाहिनी ओर विस्थापित हुआ, यानी कि राइट हैंड साइड की ओर फ्लेक्सिबल हो गया, राइट हैंड साइड की ओर कन्वर्ट हो गया, वो इस तरीके से हुआ। अब देखो, जो पहले था, यहाँ पे देखो, पहले देखते हैं, जब पहले हमें जो फिर से देखो टी ताप पर अणुओं का पुनः निर्मित अंश EA से अधिक है। अब देखो, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें तो ऊर्जा मिल रही थी, वो इतनी मिल रही थी। वक्र से स्पष्ट होता है कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा EA से अधिक है T+10 तापमान पर लगभग T ताप पर प्राप्त मान से दोगुनी होती है। यानी कि फिर से देखो, वक्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अणुओं का जो अंश है, अणुओं का अंश ये वाला, जिनकी ऊर्जा E0 से अधिक है, जिनकी ऊर्जा E0 से अधिक है, T+10 करने पर लगभग क्या पाई गई, दोगुनी पाई गई, लगभग T ताप पर प्राप्त मान से दोगुनी पाई गई। यानी कि पहले तो इतनी ऊर्जा थी इन कणों की, फिर हमने क्या किया, जब 10 बढ़ा दिया तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये पूरा पोर्शन इंक्लूड होगा। ये सारी चीज़ें यदि हम इसे एक तरफ रिमूव भी कर दें तो इतना ग्राफ होगा, बना लेते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है, समझे। तो जब हमने 10 किया, T+10 किया, तो क्या होगा, पहले तो इतने थे, लगभग दोगुनी पाई गई, यानी कि इनकी जो ऊर्जा है, सॉरी जो इनका वेग था वो क्या हो गया, दोगुना हो गया। वक्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि T ताप पर प्राप्त मान में दोगुना हो जाता है, क्या दोगुना हो जाता है, ऊर्जा E0 से अधिक है, तापमान पर लगभग T ताप पर प्राप्त मान से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, फिर से देखो, T ताप पर या फिर T+10 ताप पर अणुओं का पुनः निर्मित अंश जिनकी ऊर्जा EA से अधिक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, यानी कि EA से दोगुनी है। ये जो कण बन रहे हैं इनको आप E0 बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा है इन सब से। क्लियर हुई बात। आगे देखें, आगे देखो कि जो T+10 किया था हमने, पर वेग क्या हो गया, लगभग दुगना प्राप्त होता है। क्यों, जब हमारे कण बढ़ गए, जब हमारे पहले तो इतने कण थे, फिर इतने कण हो गए, तो जो कण बढ़ रहे हैं, जो कण बढ़ रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो वेग है वो बढ़ रहा होगा। जब कण दोगुने हो गए तो वेग भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। आई होप आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र आई होप आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र अच्छे से क्लियर हो गया हो। पूरे के पूरे एफर्ट्स के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर से देख लीजिए एक बार, जो मैक्सवेल थे और बोल्ट्जमैन थे उन्होंने एक वक्र बनाया सांख्यिकी के आधार पर। वो वक्र इस तरीके से दिखाई देता था, ठीक है। जब कणों को देखा गया तो वो इस तरीके से थे। यहाँ पे शीर्ष पे क्या बता रहे थे, ये गतिज ऊर्जा को शो कर रहे थे। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाता है, अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के बराबर होता है। अणुओं की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी किसी भी पॉइंट पर। आगे देखो, जब हमने यूं कर दिया, क्लियर, जब दूसरी लाइन खींची गई, दूसरी लाइन कब खींची गई, जब t+10 ताप किया गया। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होती हैं, ठीक है। जब हमने दूसरे बनाया यानी कि 10 प्लस कर दिया जब उसका टेम्परेचर, तो वो इस तरीके से दिखाई दिया। जब हमने देखा यहाँ पे तो EA के जो कण थे, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा है इधर, ठीक है, जो कण थे वो कम थे जो इतनी ऊर्जा दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो कण दोगुने हो गए, लगभग दोगुने हो गए। जब वो लगभग दोगुने हो गए तो उनका जो वेग था वो भी कितना हो गया, 2 टाइम्स देखने को मिला। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है, उसके बाद हम इसे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और एक बात, उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। आगे देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं का संगठित सिद्धांत। संगठित का मतलब क्या है, फर्स्ट है हमारा संगठित का मतलब होता है टक्कर से। किससे, टक्कर। जब किसी भी दो कणों के बीच में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है, यानी कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, इनकी क्रिया ही बदल गई, यानी कि इनका आकार ही बदल गया। एक बेसिक सा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। देखो, सबसे पहले संगठित का मतलब हम समझ चुके हैं। सबसे पहले हम संगठित का मतलब समझ चुके हैं। संगठित का मतलब होता है टक्कर से, यानी कि टक्कर किस तरीके से हो रही है, क्लियर। अब जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल, ट्राउस तथा विलियम लुईस ने संगठितवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संगठितवाद का सिद्धांत कैसे प्रतिपादित किया वो हमें अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया कि जो अभिक्रियक हैं, यानी कि जो अभिकारक हैं, अभिकारकों का बिना टक्कर के उत्पाद संभव ही नहीं है, ऐसा बताया गया। यानी कि अभिक्रियक से टक्कर आवश्यक होगी उत्पाद बनाने के लिए। यदि हमें शॉर्ट फॉर्म में आप भी नोट्स बना सकते हैं कि अभिक्रियकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए टक्कर आवश्यक है, ऐसा बताया गया। किसके द्वारा, मैक्सवेल, ट्राउस तथा विलियम लुईस। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अभिक्रियक से जो उत्पाद बनते हैं वो टक्कर के द्वारा ही बनते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। जब इनके कणों के बीच में टक्कर होती है तब उत्पाद बनते हैं। उसके बाद मैक्सवेल, ट्राउस तथा विलियम लुईस, ये 2 वैज्ञानिक हुए। इन्होंने इसके आधार पर अपना जो संगठितवाद का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया। इनके अनुसार क्या पाया गया कि जो गोले हैं, फिर से देखो कि जो ठोस हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, कणों को ठोस गोले के रूप में माना गया कि जो कण होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रियक जो होते हैं उनके जो कण होंगे वो कैसे होंगे, ठोस गोले के रूप के होंगे। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना एक नया इक्वेशन दिया। क्या दिया कि K इक्वल टू होगा ZAB E माइनस EA/RT। ये इन्होंने अपना एक नया इक्वेशन दिया। इसके अंदर देखो जो मैक्सवेल ने दिया था वो क्या था, उससे थोड़ा डिफर है। उसमें क्या था हमने पढ़ा है, भूल तो नहीं गए, K इक्वल टू AE माइनस EA/RT था। इसमें A को रिमूव किया और क्या आ गया यहाँ पर, ZAB आ गया। समझ में आया, सिर्फ इतना सा परिवर्तन किया, यानी कि साइंटिस्ट आते गए अपनी नई नई थ्योरी देते गए और हमें पढ़ने के लिए बोलते गए।
ZAB, अब जो इसमें जो ये था ZAB जो था, उसने इसको कैसे डिफाइन किया? ZAB को बताया कि ये संगठित आवृत्ति है। संगठित आवृत्ति क्या है? यहाँ पे देखो, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, यानी कि अभिक्रिया का जो मिश्रण होगा उसका जो इकाई आयतन होगा, प्रति इकाई, इकाई का मतलब होता है एक लीटर मान सकते हैं, 1 मिलीलीटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 1 लीटर मान के चलिए, प्रति इकाई 1 लीटर क्यूब या फिर वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठित टक्कर को संगठित आवृत्ति कहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय ZAB। देखो, यानी कि एक आयतन जो होगा, ठीक है, एक आयतन जो होगा, क्या कर रहा है? पागल है, तार हिले टूट जाएंगे। तार हिला रहे हैं। देखो, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठित टक्कर को संगठित आवृत्ति कहते हैं, यानी कि इकाई आयतन में जो इकाई आयतन होगा, एक वॉल्यूम कितना भी हो सकता है वो, ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर कुछ भी, एनीथिंग, प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जितनी टक्कर होगी कणों के बीच में वो क्या होगा? ZAB होगा, या फिर आप बोल सकते हैं संगठित आवृत्ति होगा। इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर हुई बात? तो K इक्वल टू हो गया ZAB। तो ये इसने अपनी इक्वेशन दे दी, सिंपल है, कुछ नहीं है, परंतु जटिल अणुओं में इसने ये इक्वेशन दी थी। क्लियर। लेकिन क्या पाया गया कि जो जटिल अणु होते हैं, जटिल अणु, ठीक है, वो कैसी भी संरचना हो सकती है, वो भयंकर वाली जो संरचनाएं होती है ना, उनके बीच में ये फॉलो ही नहीं हुआ। तो इसमें नया सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? उसमें बस एक बात जोड़ दी गई, यहाँ पे रो और जोड़ दिया गया। ये क्या था? त्रिविम कारक था। क्या था? त्रिविम कारक था। ठीक है, क्या बोला गया? परंतु जटिल अणुओं में यह मान्य नहीं है, क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। उन्होंने क्या बताया कि टक्कर के बदले हो जाता है, ठीक है, टक्कर के बेस पे क्या बन रहे हैं? उत्पाद बन रहे हैं। लेकिन क्या सभी टक्कर प्रभावी होंगी? क्या सभी टक्कर प्रभावी होंगी? यानी कि ये इस तरीके से कण है, ये यूं टकराएं तो मान लिया प्रभावी हैं, लेकिन क्या यदि ये ऐसे आके टकरा जाए तो क्या ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? टक्कर तो कैसी भी हो सकती है, तो डिफाइन नहीं किया गया था। तब क्या माना गया कि जो टक्कर है वो प्रभावी नहीं होती, सभी प्रकार की टक्कर प्रभावी नहीं होती, और जो अप्रभावी टक्कर होंगी उनसे उत्पाद बनेंगे नहीं, यानी कि जो टक्कर हमारी यूजफुल नहीं होगी उससे उत्पाद बनना पॉसिबल ही नहीं था, ये माना गया। तब क्या हुआ? तो यहाँ पे एक रॉ को और जोड़ा गया, जिसका मतलब था त्रिविम कारक। त्रिविम कारक क्या होता है? या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रायिकता गुणांक भी इसे बोला जाता है, या फिर इसे प्रायिकता गुणांक भी बोला जाता है। इसे या तो प्रायिकता गुणांक बोल देंगे या फिर त्रिविम कारक बोल देंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेते, CH2CHHCl2, यानी कि कैसे बोल सकते हैं हम इसे? को माइनस को जोड़ना था। क्लियर। देखो ये किस तरीके से था कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, यानी कि मैथिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनिक का टॉपिक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि और ज़्यादा डेप्थ में जाके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं एक बार और फिर से। देखो जब ये है Cl जो है, Cl क्या होता है? Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है। क्लियर। अब देखो, और ये क्या है? OH माइनस है। यदि यहाँ से आने की कोशिश करेगा, यानी कि यदि ये डायरेक्टली आएगा, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, या नहीं आ पाएगा? क्या आ पाएगा? नहीं। यदि ये आगे से वार करेगा तो ये टक्कर प्रभावी नहीं होगी, उत्पाद नहीं बनेगा। तब क्या होता है ऐसे केस में? ये पीछे से, यानी कि Cl माइनस है प्लस OH माइनस है, क्योंकि ये भी नेगेटिव दोनों रिपल्स करेंगे, तो ये पीछे से आके वार करता है। क्या करता है? पीछे से आके वार करता है, और यहाँ से Cl को रिमूव करते हैं।
पीछे से OH आ जाता है, क्योंकि यदि हम डायरेक्टली जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो अप्रभावी हो जाएगा। तो OH क्या होता है, पीछे से आता है, Cl को यहाँ से रिमूव कर दें। यदि सामने से आ रहा था तो प्रभावी नहीं था, अप्रभावी था। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो, जब पीछे से आया तो उत्पाद बना, यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि सभी प्रकार की जो टक्कर हैं वो प्रभावी नहीं होती। और जो हमारा उत्पाद बन गया वो क्या बन गया, CH3HHOH, या फिर आप इसे पीछे लिख लीजिए OH, यहाँ पे H लिख लीजिए या फिर आगे लिख लीजिए, बात एक ही होगी, प्लस Cl माइनस, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसे रिप्लेस करके खुद लग गया। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स आज के क्लियर हुए हो, इसलिए यहाँ पे रो को जोड़ दिया गया, यानी कि त्रिविम कारक को जोड़ दिया गया, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्रक्ता गुणांक को जोड़ दिया गया। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट लिख के जरूर बताना कि हाँ हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हैं। यदि कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।